वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। ये जो हमारे पास लेक्चर्स आपके पास न्यूली रिकॉर्डेड चल रहा है, ये है आपका सीए फाइनल एसपीओएम के। ये लेक्चर्स जो अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेयर एक्ट। एक्ट में जो लिखा है, ये जो आपके पास सामने नोट्स है, ये पूरा का पूरा एक्ट है विद रूल्स, विद स्पेसिफिकेशन, सर्कुलर, जो भी कुछ है आपके पास में, सारी की सारी चीजें बेयर एक्ट से कवर है विद। इसमें आपको कहीं कहीं पर मिलेगा एएसआई। एएसआई स्टैंड्स फॉर पूरा का पूरे लॉ में अगर कोई टेक्निकल चीज है, से फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर हमारे पास 163 है, जो बात करता है कि भाई वोटिंग डायरेक्टर की करना है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो उसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल कि भाई वो क्यूमुलेटिव वोटिंग कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू वोटिंग कैसे होती है, वो सारी की सारी चीजें एएसआई है। एएसआई मतलब आशीष सिंप्लीफाई इंटरप्रिटेशन, ये चीज आपके पास मिलेगी। प्लस आपको आशीष का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा कि भाई व्हाट इफ वाले जो सवाल निकलते हैं, अभी आएंगे आपके सामने कि भाई किस तरीके से व्हाट इफ वाले सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट ये है, एक कॉन्सेप्ट ये है सबसेक्शन 1 के ऊपर, सबसेक्शन 3 के ऊपर एक सवाल ये है, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो ये आशीष क्वेश्चन बैंक आपको कहीं कहीं बीच में मिलता जाएगा। ये जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग होगी वो होगी आपके बैरेक्ट से विद डिटेल्ड में। फिर भी मान के चले कि नंबर ऑफ आवर्स जो रहेंगे वो लगभग 60 से 70 घंटे के आसपास का पूरा रिकॉर्ड होगा। विद हमारे पास आपकी फेवरेट जो चार्ट बुक है, राइट, चार्ट बुक को भी हम रेफर करेंगे कहीं कहीं। ये पूरी की पूरी आपकी एसपीओएम की चार्ट बुक है, जो आपको पता है कि भाई चार्ट बुक किस तरीके से काम करती है। चलिए फिलहाल हम अपना कवरेज करेंगे सब 149 से स्टार्ट, क्योंकि हमारे एसपीओएम में 149 पहला सेक्शन है, बहुत ध्यान से। चले भाई स्टार्ट करें अपना कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट क्या बोल रहा है? सबसे पहली बात तो ये जो 149 का डिस्क्रिप्शन है, ये है आपका चैप्टर 11 में, राइट। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? 11। इसका मतलब ये है कि भाई जो कंपनीज एक्ट में पूरे के पूरे 470 सेक्शंस हैं, लॉ ने क्या करा है, ये पूरे के पूरे 470 सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसमें से एक चैप्टर इन्होंने क्या करा है सब, सेक्शन नंबर 149 से लेकर 172 तक, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर चैप्टर में डाल दिया। और ये चैप्टर नंबर क्या रख दिया उसका? चैप्टर नंबर रख दिया सब 11 11। इसका मतलब ये है कल के दिन एग्जाम में कभी आ जाए, सब हो सकता है वो आपसे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू टाइप में पूछ ले, तो भी वो चीज है। अच्छा एक चीज और, अपनी वेबसाइट पर इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज बहुत सारे दिए गए हैं। वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट का नाम पता होगा भाई caashishgupta.com, राइट। चले वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर आपको एमसीक्यूज का ढेर मिलेगा। से फॉर एग्जांपल अकेला यार सेक्शन 149 के लगभग 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, और वो भी दिमाग हिलाने वाले। वेबसाइट पर जाओ, फ्री एक्सेस अवेलेबल है, सेक्शन 149 को चेकआउट करें और उसमें देखें साहब, आप जब भी फ्री हुआ, अब लगभग 40 क्वेश्चंस का सेट बनाया गया है। उन 40 क्वेश्चन का जो सेट बनाया गया है, वहां पर आपको आंसर, जैसे ही आपने टेस्ट खत्म किया, पूरे के पूरे 170 क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लगभग 40 क्वेश्चन अवेलेबल हैं वहां पर। 40 42 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। वो क्वेश्चन को जाकर अपीयर हो, जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है जनरली, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन है। वो जाए वहां पर और आपको इजीली तरीके से आप पूरा टेस्ट कर सकते हैं कि यार ये सेक्शन मुझे कितना अच्छे से आता है। चले फिलहाल हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें सेक्शन 149 बड़े प्यार से। तो चैप्टर नंबर कौन सा है भाई? चैप्टर नंबर है 11। सेक्शन 149 की हेडिंग क्या है यार? कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में क्या होना चाहिए भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब
देखो भाई, डायरेक्टर्स तो कौन होंगे, तो साफ साफ सब सेक्शन 1, एस मतलब सब सेक्शन। एस मतलब क्या होता है, सब सेक्शन। तो सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, एवरी कंपनी, वर्ड सबसे पहले लॉ में डाल दिया है, एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब आपकी कोई भी कंपनी हो, आपकी ओपीसी हो, फॉरेन कंपनी हो, आपकी गवर्नमेंट कंपनी हो, आपकी प्राइवेट पब्लिक कुछ भी तरीके की कंपनी हो, सारी की सारी कंपनी में लॉ ने कंपल्शन डाल दिया। शेल मतलब भाई कंपल्सरी, क्या होना चाहिए, हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो भी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा, इंडिविजुअल्स एज डायरेक्टर एंड शैल हैव। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई एक कंपनी ए लिमिटेड है, ए प्राइवेट लिमिटेड है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड है और इस कंपनी में आपको पता है कि भाई 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड आपके डायरेक्टर बन गए। लॉ ने बोला बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सब मिस्टर बी एंड मिस्टर सी यहाँ पर क्या बन सकते हैं, डायरेक्टर, क्योंकि इनको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए अलाउड है, कोई एक्सेप्शन नहीं है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट में, कहीं कोई एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ मतलब डायरेक्टर कौन बनेगा, इंडिविजुअल। इन कॉन्ट्ररी सब मेंबर कोई भी बन सकता है। अरे भाई, डायरेक्टर एंड मेंबर में फर्क होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, डायरेक्टर्स की। आगे तो लॉ ने बोला, क्या बोला है, हर कंपनी में शेल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो लॉ की ब्यूटी क्या है, सब सेक्शन 1 बोल रहा है एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हम एक व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बोलेंगे अगर हम सिर्फ ये फर्स्ट लाइन को पढ़े। बट आगे क्या बोल रहा है भाई, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कौन सी कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मतलब जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइंड है। तो लॉ ने बोला साहब मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कहाँ है भाई, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है। बीच बीच में सेक्शन नंबर का रिकॉल करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, आप भी जब बाद में पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो वो चीज आपको याद होती जाएंगी। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होना चाहिए भाई, तो इन्होंने बोला 2 डायरेक्टर होना चाहिए। इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी कहाँ डिफाइंड है भाई, तो ओपीसी डिफाइंड है 2 क्लॉज 62 में, 1 पर्सन कंपनी। इन्होंने बोला एक डायरेक्टर भी आपका। अब देखो बहुत प्यार से लॉ बोल रहा है एवरी कंपनी, हमने बात कर दी है, शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। बट लॉ ने यहीं पर बोल दिया है कि भाई एक डायरेक्टर को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लेंगे सब ओपीसी के केस में। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है, मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होते ही हैं। बट क्योंकि लॉ में लिख दिया है आगे, तो भाई इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ओपीसी में सिंगल डायरेक्टर को एग्जाम में कभी सवाल आया, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज इक्वल्स टू सिंगल डायरेक्टर होता है कभी, उसका कोई एक्सेप्शन है क्या, होता है। क्या होता है भाई, ओपीसी, ओपीसी में सिंगल डायरेक्टर को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लेते हैं। आगे अब इंपॉर्टेंट चीज, ये था आपका सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। याद रखना जो भी चीज लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट की लिखी है, यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से ए बी सी कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। चलो, तो मेरे ख्याल से सब सेक्शन 1 क्लॉज ए कंप्लीट है हमारा। आगे चले, ये हो गई बात मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। ये किस चीज की बात हो गई, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की।
अब आगे बोल रहा है लॉ आपसे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, तो लॉ ने बोला 15। इसका मतलब ये है कि भाई ए लिमिटेड एक कंपनी है, कौन सी है आपकी ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड में लॉ ने बोला मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे यार 15, और मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे 3, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। अच्छा, 15 डायरेक्टर्स के लिए आपको अलाउ किया है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में, राइट, कि भाई 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ये है आपका क्लॉज बी। ठीक है, अब आगे चले। आगे लॉ में बोला है प्रोवाइडेड दैट, ये है फर्स्ट प्रोविजो, प्रोविजो बोलते हैं हम लोग अलग अलग। चले, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा है, अ कंपनी में, कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा है, अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना है भाई आपको, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ए लिमिटेड चाहता है कि भाई हम 3 डायरेक्टर का और अपॉइंटमेंट करें, तो क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या, लॉ ने बोला आपके टोटल कितने हो जाएंगे अब 18 डायरेक्टर। ये 3 डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट करना है आपको, ये 3 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए आपको पहले क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। और सबको पता है भाई स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब बोलचाल की भाषा में 75% फेवर में वोट होना चाहिए, या हम यूं बोले जितने भी वोट अगेंस्ट में पड़े हैं उसका 3 टाइम्स फेवर में वोट हो, तो क्या होता है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है, राइट। सेक्शन नंबर 114 ये बात करता है। चल, तो कुल मिलाकर सब यहां तक हमने बात करी है, कौन सी वाली यार, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए हमने बात करी है, और फर्स्ट प्रोविसो बात हमने करी है। आगे चले, एग्जाम में सवाल आएगा कि भाई एक कंपनी है सब रिलायंस, रिलायंस कंपनी में 10 डायरेक्टर है, रिलायंस कंपनी चाहती है कि हम 3 डायरेक्टर और अपॉइंट करें। एग्जाम में पूछेगा क्या एसआर जरूरत है क्या हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉ ने आपको 15 तक क्या बोला है यार, 15 तक आपको अप्रूवल दी है कि भाई 15 तक आपको कोई जरूरत नहीं है। आगे चलो, 15 तो यहाँ पर 13 हुए, उसके बाद 2 अपॉइंट और कर लो, टोटल 15 हो गए सब, 13 प्लस 2 15 हो गए। 15 के बाद अगर करना है इन दैट केस वी नीड स्पेशल रिजोल्यूशन। आगे चल, ये तो था हमारा कौन सा वाला यार, फर्स्ट क्लॉज जो हमने बात करी है। अब बहुत ध्यान से, अब यहां पर ये है आपका सेकंड प्रोविजो। ये क्या है आपका सेकंड प्रोवाइजो, बहुत ध्यान से, प्रोवाइडेड फर्दर दैट such class or classes of companies as may be prescribed shall have at least one woman director। अब लॉ क्या बोल रहा है आपसे कि भाई इन्होंने कुछ आपको क्लास ऑफ कंपनीज, अब मुद्दा क्या है यार कंपनीज एक्ट में कि भाई इनके सेक्शन कितने हैं भाई, 470 सेक्शंस हैं, मेरे ख्याल से ये सब नोट डाउन हो गया होगा। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं इनके। अब 470 सेक्शन के साथ में आपको बहुत जगह क्या वर्ड मिलेगा, एज में बी। जब जब ये वर्ड मिलेगा हम भागे जाएंगे कहां पर, रूल्स की तरफ, राइट, बहुत ध्यान से। 470 तो हो गए आपके सेक्शंस, और आपको बहुत जगह क्या मिलेगा साहब, वर्ड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कंपनीज एक्ट के जनरली हर सेक्शन में आपको शायद ये मिल जाएगा, बट हाँ 470 बार, कभी कभी एक सेक्शन में 3 बार भी मिल जाएगा आपको, तो ये हम इसको पढ़ेंगे रूल्स के साथ में। अब बहुत ध्यान से,
ये जो है ये है हमारा सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1, ये क्या है आपका सेकंड प्रोविजो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट कुछ क्लास ऑफ कंपनीज या क्लासेस ऑफ कंपनीज, कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी या क्लासेस ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब्ड करा गया कि शेल, शेल मतलब भैया कंपलसरी, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक महिला निदेशक कंपलसरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मॉडिफिकेशन अडेप्टेशन है, बहुत ध्यान से। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है कि भाई जो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, और सेक्शन 8 कंपनी मतलब हमारी एनजीओ, प्यार से हम इसको एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अरे भाई कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 हुआ करता था, अभी सेक्शन 8 हो गया, तो क्या बोल रहा है वो? इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 shall not apply, मतलब सेक्शन 8 कंपनी में सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा एंड उसका फर्स्ट प्रोविजो भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर रखना है, इन दैट केस यू डोंट नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। सिंपल लॉजिक भाई। अरे फर्स्ट प्रोविजो नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है? एसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम में सवाल आया कि भाई एक कंपनी है सब, उस कंपनी में ऐसा ऐसा कंसेप्ट है कि भाई 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहिए है, नीचे लिख देगा व्हाट इफ अगर ये सेक्शन 8 कंपनी हो तो भी ऐसा रिक्वायर्ड है क्या? तो हमारे दिमाग का मेंटल जलना चाहिए कि भाई सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो, याद रखना सेकंड प्रोविजो नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है यार इन्होंने? फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 shall not apply, notification dated this। आगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, भाई सरकारी कंपनी क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% होती है, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? आपकी गवर्नमेंट कंपनी। तो वो क्या बोल रहा है? सेक्शन 149 1B, 1B मतलब मैक्सिमम 15 डायरेक्टर की, एंड द फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 shall not apply। इसका मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर 15 डायरेक्टर की जो रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, या 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में आप एक साथ में 20 डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, ना तो कोई स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए और ना ही 149 1B इनके ऊपर लगने वाला है। 1B बोले तो सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ये रहा, और इसका फर्स्ट प्रोविजो ये रहा, राइट? ये भी इनके ऊपर नहीं लगने वाला है। नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 में ये चीज थी। आगे, इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, क्लॉज बी, बहुत ध्यान से, क्लॉज बी मतलब मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स वाला, एंड द फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 shall not apply, राइट? क्या बोल रहा है वो? कि भाई देखो यहाँ पर सबसेक्शन 1 था एंड द फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? क्लॉज बी एंड फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 विल नॉट अप्लाई। इसका मतलब यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है कि भाई जो 15 से ज्यादा डायरेक्टर वाला कंसेप्ट है वो वाला नहीं लगेगा। हम सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टली 20 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर इन तीनों पॉइंट को सम अप करें तो कंसेप्ट क्या है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी प्लस गवर्नमेंट कंपनी पे 15 से ज्यादा वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, एंड यू डोंट नीड टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन इफ यू वांट टू इंक्रीज। अब लॉजिकल है यार, थोड़ा हम लॉजिकल बात करें। भाई आपने बोला सब, ये क्लॉज भी नहीं लगेगा, ये क्लॉज भी नहीं लगेगा दोनों कंपनी के ऊपर। अरे भाई जब ये नहीं लगेगा तो हम कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सके, फिर तो इस वाले फर्स्ट प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं है।
जब मैक्सिमम की लिमिट हटा दी आपने इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो इस पे क्लॉज ए सॉरी फर्स्ट प्रोविजो का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। फर्स्ट प्रोविजो क्यों बोलता है? फर्स्ट प्रोविजो उन कंपनी के लिए जिनके ऊपर क्लॉज बी लगेगा, क्लॉज बी लगेगा, उनके लिए फर्स्ट प्रोविजो है। जब आपके ऊपर क्लॉज बी ही नहीं लग रहा तो फर्स्ट प्रोविजो नहीं लगेगा। तो ये चीज फंडा बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इन तीनों की बात करें कि भाई सेक्शन 8 कंपनी है प्लस गवर्नमेंट कंपनी है, कहीं पर आपको मेंशन करना हो, लिखना हो, लिख ले। सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सब मिनिमम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा। और यार सिंपल चीज है, जब ये नहीं लगेगा तो इन दैट केस आपको स्पेशल रिजोल्यूशन वाला कंसेप्ट भी नहीं लगेगा जो हमारा फर्स्ट प्रोविजो बोलता है, राइट। मेरे ख्याल से ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। चल अब हम बात करें यार किसकी। सब यहाँ पर एक रूल 3 है और ये बात करता है वुमेन डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड। अब ये रूल कहाँ से आया है भाई? तो ये रूल आया है आपका यहाँ से, ये एज में बी प्रिस्क्राइब्ड वाला जो फंडा है। मैंने बोला है ना भाई कि कहीं कहीं पर क्या लिखा रहेगा, एज में बी प्रिस्क्राइब। और जब भी ये शब्द लिखा होगा तब तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमको रेफर करना पड़ेगा रूल 3। रूल 3 में क्या है आपका, वुमेन डायरेक्टर्स ऑन दी बोर्ड। यहाँ पर क्या लिखा था कि भाई क्लास ऑफ कंपनी को हम बोल सकते हैं। चले, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शेल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। भाई आप 2 अपॉइंट कर दो, 3 अपॉइंट कर दो, लॉ ने बोला हमें दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम आपको एक महिला डायरेक्टर, महिला निदेशक तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। चल, कौन कौन सी कंपनी को? एवरी लिस्टेड कंपनी। एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब हर वो कंपनी। सब लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, राइट। तो उन्होंने बोला साहब एवरी लिस्टेड कंपनी को एक महिला वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा कंपलसरी। आगे, एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग अच्छा, एवरी अदर पब्लिक कंपनी मतलब अदर मतलब अनलिस्टेड। अरे भाई पब्लिक कंपनी या तो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी, साहब दो तरीके की होती है। तो इन्होंने बोला साहब एवरी अदर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर। अच्छा, ये लिस्टेड की डेफिनेशन हम बाद में देख लेंगे भाई। क्या बोल रहा है वो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बड़ी है। एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ या उससे ज्यादा। अगर मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, बहुत ध्यान से, कौन सी कैपिटल का जिक्र है भाई? पेड अप है, ऑथराइज नहीं है, सब्सक्राइब्ड नहीं है, इशूड नहीं है। जनरली कंपनीज एक्ट में आपको हमेशा पेड अप ही मिलेगा, सब्जेक्ट टू एक दो सेक्शन जहां आपको इशूड कैपिटल मिल सकता है। ऑथराइज का तो कंसेप्ट मिलता ही नहीं है जनरली, राइट। जनरली क्या मिलता ही नहीं है। चले, तो एक तो कंसेप्ट हमारे पास में ये हुआ। आगे, तो इन्होंने क्या बोला भाई, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको एक कम से कम महिला निदेशक का अपॉइंटमेंट करना है। आगे, अगर एग्जैक्ट 100 करोड़ हुआ तो क्या आपको महिला निदेशक का अपॉइंटमेंट करना है? क्या बिल्कुल करना है। 100 से ज्यादा हुआ तो करना है। बीच में कंडीशन है और की। चल, रूल 3 में सब रूल 1 सब रूल 2 में हमने ये पढ़ लिया। अब टर्नओवर की बात है कि भाई 300 करोड़ या उससे ज्यादा है तो अपॉइंट करना पड़ेगा। याद रखना सब, मेरी एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल और यहाँ पर आया टर्नओवर। से फॉर एग्जांपल इनकी पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ रुपए, बट टर्नओवर इनका 50 करोड़ रुपए। पॉसिबल है, नई नई कंपनी चालू हुई है, बिजनेस ज्यादा चल नहीं रहा है, तो भी अपॉइंट करना पड़ेगा। यस, अपॉइंट करना पड़ेगा। याद रखना दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाए आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। किसका यार? वुमेन डायरेक्टर का, कंपलसरी बेसिस पर।
तो ये तो बहुत सिंपल थी हमारे पास कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर। आगे चले। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी which has been incorporated under the act, मतलब 2013, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 में, एंड is covered under the provision of second provision to subsection 1 of section 149, मतलब एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, इस प्रोविजन आपके ऊपर लगना चालू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कल के दिन मैंने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसकी कैपिटल ही 150 करोड़ है, 150 करोड़ रुपीस की है, तो भाई आपके ऊपर तो प्रोविजन आप इनकॉर्पोरेट हुए हैं 2013 में, कवर्ड हो गए हैं प्रोविजो पे, क्योंकि आपकी कैपिटल कितनी है 150 करोड़ रुपीस, तो लॉ ने बोला आपके ऊपर प्रोविजन लगना चालू हो गया। shall comply with such provision within a period of 6 months from the date of its incorporation। incorporation से 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है भाई, आपको एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है। बहुत ध्यान से, ये वाला प्रोविजन किस कंपनी के लिए है, जो कंपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई है मतलब 2013 में, और आपके ऊपर ये प्रोविजो लगना चालू हो गया, सेकंड प्रोविजो। आपको कंप्लाई करना है कितने टाइम में, 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। एग्जाम में बहुत उल्लू बनाएगा वो बोलेगा भाई इस वाली कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला है इस तारीख से, इनकॉर्पोरेशन है इस तारीख से। आपको ध्यान रखना है लॉ में क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जो और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, सीओआई में मिलेगा आपको। तब वो डेट से आपको 180 दिन में अपॉइंटमेंट करना है। नहीं करा तो आपने करी नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस करी तो लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी इस सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इन केस ऑफ नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इन दैट केस यू नीड टू रेफर द सेक्शन 450। इसका मतलब ये है कि भाई अगर, अच्छा ये 450 क्या है, 450 सेक्शन में रेजिडरी पेनल्टी है। अगर किसी सेक्शन में कोई डिफॉल्ट हुआ और उस डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो लॉ ने बोला टेंशन नॉट, तब आपके लिए हमने 450 वाले सेक्शन में पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है। बाद में बात करेंगे कि भाई 450 में कितनी पेनल्टी है, बट फिर भी दिमाग में रहना चाहिए कि भाई डिफॉल्ट करी तो क्या, तो भाई ये होने वाला है। आगे चले। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अच्छा ये वाले पर एग्जाम में सवाल आता है, अगर कोई इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई, कोई कैजुअल वैकेंसी टाइप, किसमें, ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड। बहुत ध्यान से, सबसे पहली बात तो इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अरे भाई महिला निदेशक थी अब नहीं रही मैडम, लेट हो गई, तो लॉ ने बोला यार अब क्या होगा साहब, बोर्ड में आपको जगह तो भरनी है, राइट, जगह भरनी है तो क्या होगा आपका, by the board at the earliest but not later than the immediate next board meeting या 3 month from the date of such vacancy whichever is later, right। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई है वुमेन डायरेक्टर की, तो आपको भरना है, कब भरना है, पहली बात तो कौन भरेगा, तो भाई कौन के लिए लॉ ने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे। कौन भरेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे। कब भरना है ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो लॉ ने बोला यार जिस तारीख को, से फॉर एग्जांपल सब 9 जनवरी 2025 में वैकेंसी हुई है, तो लॉ ने बोला इसके बाद अगली बोर्ड मीटिंग कब बुलाना है, आपने बोला सर 18 फरवरी को, या 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स वैकेंसी, वैकेंसी कब हुई है 9 जनवरी से 3 महीने में आपको, मतलब जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, रफली मोटा मोटी ले तो भाई 8 अप्रैल 2025 तक
आपको भरना पड़ेगा। 2 तरह की हमारे पास डेट आ गई है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की डेट और 3 महीना इसमें ऐड ऑन किया हमने, विच एवर इज लेटर। जो भी बाद में हो उस डेट तक आप अपॉइंट कर सकते हैं। अगली बोर्ड मीटिंग कब है आपकी? 18 फरवरी 2025 को, मोटा मोटी 1.5 महीने बाद। लॉ ने बोला तब अपॉइंट कर दो, या जिस तारीख को ये वैकेंसी हुई है तब से 3 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। जो भी बाद में हो आपको उसका काम करना है। एक्सप्लेनेशन। For the purpose of this rule, it is hereby clarified that the paid-up share capital या turnover, as the case may be। अरे हमने ये दोनों शब्द देखे ना भाई, ये वाला और ये वाला। As on the last date of latest audited financial statement shall be taken into account। लॉ ने बोला ये 300 करोड़ रुपए कहाँ से कैलकुलेट करोगे आप? तो उन्होंने बोला भाई लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके पास है, राइट, वो वाले से आपको ये चेक करना है सब टर्नओवर। याद रखना, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड नहीं बोला है। 2024 31 मार्च 2024 में आपका ऑडिट नहीं हुआ है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 2023 के लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मान लो। एक तो वो लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब सीधी बात है, फिर आप 22 के नहीं ले सकते। अरे भाई 23 के आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, आप चाह रहे हैं हम 22 से देखें। लॉ ने बोला नहीं भाई, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब के हैं वो आपको उठाने हैं। उसमें से आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का फंडा चेक करना है और देखना है आपको एप्लीकेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। किसकी? सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 149 की। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा भैया, ये हमारी वेबसाइट का नाम है और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब। ये वाला ज्वाइन कर ले तो बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी वहां पर। चल, तो ये हमने फर्स्ट पेज पढ़ा है सेक्शन 149 का। मेरे ख्याल से यार मजा आया होगा। मजा आया तो भैया यूट्यूब पे जाके लाइक कर देना यार। चलो अब थोड़ी सी सवाल की बात करें। क्वेश्चन बैंक में क्या रखा है, मजा आएगा। अगर, अरे यार आंसर दिख जाएगा आपको। इफ अ कंपनी टर्नओवर क्रॉसेस, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया 300 करोड़ मिड फाइनेंशियल ईयर, अरे भाई 23-24 चल रहा है, राइट, और दिवाली के अक्टूबर 2023 में आपका टर्नओवर 320 करोड़ हो गया, तो आपको प्रोविजन का कंप्लाइंस कब करना है? अपॉइंटिंग अ वुमेन डायरेक्टर बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बाय द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, within 6 months from the date of new turnover crossing the threshold, और no specific time limit is provided। देखो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो एक एक्सक्यूज हो जाएगा कि भाई हम तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे अपॉइंट करेंगे। लॉ का इंटेंशन क्या है भाई? इनकॉर्पोरेशन से 6, अगर आपके ऊपर ये प्रोविजन लग गया तो आपको ऊपर 6 महीने में आपको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो लॉ ने बोला यार जब भी आपके ऊपर ये लिमिट क्रॉस हो रही है तब से आपको करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मेरी कंपनी से फॉर एग्जाम्पल फॉर जनवरी 23 में इनकॉर्पोरेट हुई, राइट, तब हमारे ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता था। बाद में धीमे धीमे सब काम करा, लगभग 8 महीने 9 महीने बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, सब अच्छा बिजनेस करा हमने, मेहनत करके काम करा। अक्टूबर 2023 में टर्नओवर आपका 320 करोड़ रुपए हो गया। जैसे ही 320 हो गया, उस पब्लिक कंपनी पर, उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर आपका सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 लगना चालू हो गया। अरे भाई सेक्शन 149, तो आपको कितने टाइम में करना है? तो आंसर करेक्ट क्या है भाई? 6 महीना जब से आपने टर्नओवर क्रॉस करा है। क्यों? अगर आपने 6 महीने में अपॉइंटमेंट कर दिया तो लॉ भी बोलेगा कि सही है। आगे चलें।
Question number 2. Appointment of women director is necessary in case of government company, in case of section 8 company, if crosses the limit of paid up share capital and turnover. क्या बोल रहा है वो? अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। अब सवाल आएगा एग्जाम में कि भाई क्या गवर्नमेंट कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? क्या सेक्शन 8 कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, हाँ या ना? मतलब यू बोले कि भाई क्या ये वाली कंपनी के ऊपर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 149 एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? तो आंसर है हाँ। आप एग्जम्पशन is provided for section 149(1)(b) फर्स्ट प्रोविजो। लॉ में अलग से सेकंड प्रोविजो का जिक्र स्पेसिफिक नहीं है, राइट? अगर आप फिर से देखना चाहो तो देखो यहाँ पर सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 में ये जो एग्जम्पशन वाला क्राइटेरिया है ना, ये वाला, इस वाले में कहीं पर भी सेकंड प्रोविजो का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई वुमेन डायरेक्टर को जैसे ही लिमिट क्रॉस हो गई गवर्नमेंट कंपनी पे या आपकी सेक्शन 8 कंपनी पे, इन दैट केस यू नीड टू अपॉइंट कंपल्सरी एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर in your company so as to comply the section 149 second proviso of the companies act, right? तो ये चीज फंडा बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। चले, अभी तक हमने सब सेक्शन 1 की बात करी है, मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल क्लियर है। आगे आगे क्या बोल रहा है वो? सब सेक्शन 2 में every company existing on or before the date of commencement of this act। सब एक कंपनी बनाई थी 2011 में, 2 अगस्त 2013 में कंपनीज एक्ट आ गया, याद है ना? अगस्त 2013 में कंपनीज एक्ट आ गया। तो इन लॉ ने बोला साहब यहाँ पर एक कंपनी थी, से फॉर एग्जांपल जेड लिमिटेड। अब शेल विदन, अब उस वाली कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन चालू हो गया लगना अगस्त 2013 से, जब से हमारा कंपनीज एक्ट का कमेंसमेंट हुआ। तो लॉ ने बोला ऐसी वाली कंपनी को हमने एक ट्रांजिशन पीरियड टाइप का दिया था कि भाई तुझे 1 साल का दिया है जब से ये कमेंसमेंट चालू हुआ। किसका कमेंसमेंट? एक्ट का कमेंसमेंट की बात है। आपको कंप्लाई करना है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का आपको कंप्लाइंस करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है? चले, इसके आशीष क्वेश्चन बैंक आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, किस तरीके के ट्रांजिशंस वाले हमने फ्रेम करे हैं क्वेश्चंस। वेबसाइट पर जाए, वेबसाइट पर आपको मिल जाने हैं। आगे सब सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन 3 क्या बोल, अच्छा सब सेक्शन 2 किस पर लगेगा? सब सेक्शन 2 उन कंपनीज पर लगेगा जो अगस्त 2013 कंपनीज एक्ट आने के पहले से इनकॉर्पोरेटेड है एंड दे आर कवर्ड बाय द सबसेक्शन 1। Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? एटलीस्ट वन डायरेक्टर। आपको एक डायरेक्टर ऐसा चाहिए जो कहाँ पर रहता हो भाई? भारत में। कितने टाइम रहना मिनिमम मांगता है? कम से कम 183 डेज, वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। मतलब ये बात कर रहा है यार रेजिडेंट डायरेक्टर। क्या की बात कर रहा है भाई? रेजिडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है कि आपकी कंपनी में रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए, राइट? इसका मतलब ये है, लॉ ये चाहता है कि भाई हर कंपनी, देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या लिख दिया, बेसिकली ये प्रोविजन ज्यादा लगता है फॉरेन कंपनी के ऊपर मायने, बट फिर भी लॉ रिस्क नहीं लेना चाहता तो उन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया? एवरी कंपनी का जिक्र कर दिया कि भाई हमको मतलब नहीं है यार, देखो भाई जो कंपनी हम और आप बनाएंगे उसमें तो कंपलसरी यार हम लोग ही डायरेक्टर बनने वाले हैं। बट लॉ ने फिर भी वर्ड क्या लिख दिया साहब? एवरी कंपनी, वो स्पेसिफिकली फॉरेन कंपनी
क्योंकि ये प्रोविजन ही फॉरेन कंपनी के मद्देनजर है। पर ठीक है, सब सेक्शन 3 में क्या बोल रहा है वो, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। आपको देखना है कि भाई आपकी कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं है, और नहीं है तो भाई अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोविजन 1956 में नहीं था। ऐसा कोई प्रोविजन 1956 में नहीं आया था। 2013 में ये प्रोविजन आया था, तो भाई 2013 में आया था तो वो कंपनी को चेक करना था और हाथों हाथ एक रेजिडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, जो भी फॉरेन कंपनी में उस टाइम डायरेक्टर, अरे भाई टाटा बाटा चाटा सब में डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर, बट फॉरेन कंपनी में नहीं होगा तो आपको कंप्लायंस करना। पेनल्टी लगाई थी यार उसने लंबी चौड़ी। आगे एक और इसका प्रोविजो सब सेक्शन 3 का क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट, मतलब जो कंपनी अभी बनी है, साहब कंपनी बनी है आपकी अक्टूबर 2023 में, तो लॉ ने बोला यार इस वाली कंपनी को क्या रिक्वायरमेंट है अंडर दिस सबसेक्शन, shall apply proportionately at the end of financial year in which it is incorporated, right? तो आपको चेक करना है, जनरली आपको जो बंदा अपॉइंट करना है वो अपॉइंट करना है 183 डेज जो भारत में रहा हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। बहुत ध्यान से, वर्ड कैलेंडर नहीं लिखा, क्या वर्ड लिखा, फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक, राइट? तो लॉ ने क्या बोला भाई कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अभी, अब उन कंपनी में अगर हम देखने गए भाई ये कंपनी इनकॉर्पोरेट, अच्छा इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा यार, मार्च 2024 में, लगभग 6 महीने ये कंपनी चलेगी और फिर इसका फाइनेंशियल क्लोज हो जाना है। अब तो लॉ ने बोला अक्टूबर 23 में आपकी कंपनी बनी, मार्च 24 में फाइनेंशियल ईयर हो गया क्लोज। इन दैट केस अब क्या करना है आपको, इस वाले केस में आपको जो ये 183 वाली रिक्वायरमेंट है ना, इसको प्रोपोर्शनेटली आपको लेना है। मतलब आपको वो डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो प्रोपोर्शनेटली उस टाइम पे अगर कम दिन भी भारत में रहा है तो आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रेजिडेंट डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट करना है जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज इंडिया में रहा हो, पूरे के पूरे साल में 183 दिन का रेजिडेंसी चाहिए। अब क्वेश्चन बैंक में एक एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 है, वो यहाँ से मैंने लिख रखा है। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 2024। इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा यार, मार्च 25 में। बाय व्हाट डेट विल इट कंप्लाई विद द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर एटलीस्ट वन डायरेक्टर, तो भाई 31 मार्च 2025 तक आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी जब तक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा वो आपको ऐसा बंदा नहीं लेना है जो 183 डेज रहा हो कम से कम भारत में, क्योंकि लॉ ने आपको प्रोपोर्शनेटली का कंसेप्ट दिया है। अब ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कम से कम 183 तो बोलता है लॉ। क्या करो सिंपल यार, इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, 1 जून 2024। For the residency requirement for the financial year 24-25, the residency requirement is calculated proportionately because the company was incorporated partway, मतलब बीच में अपॉइंट हुई। 1 जून 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक टोटल डेज कितने हुए यार, 304 दिन। भाई 365 दिन में आपको ऐसा अपॉइंट करना जो 183 डेज रहा हो। The residency requirement for the is proportionate to 182 days of a full calendar year। तो भाई आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है और आपको ऐसा बंदा अपॉइंट करना है जो 153 दिन भारत में रहा हो। आप ऐसे बंदे को अपॉइंट कर लें, आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो गई। और ऐसे बंदे का अपॉइंटमेंट की लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2025। तो ये इस तरीके से कंप्लायंस हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेटली मेथड। सिंपल यार,
183 डेज तो लॉ में लिखा है, 182 तो मिनिमम लिखा ही है वहां पर, डिवाइडेड बाय 365 कर दो, मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ डेज का इनकॉर्पोरेशन है, तो आपका उतना प्रोपोर्शनेटली आ गया कि हमें ऐसा बंदा अपॉइंट करना है साहब जो कम से कम 152 दिन इंडिया में रहा हो, तो ऐसे बंदे को हम एज अ रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ये है हमारा सब सेक्शन 3 जो हमने इसकी बात करी है। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर पसंद आया होगा। भाई लेक्चर पसंद आया तो यार आपको लाइक या कमेंट तो बनता है। और सब सेक्शन 1 2 3 हमने सिर्फ 1 2 3 तरह के सब सेक्शन डिस्कस करे विद इफ बट क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, वो भी हमने बात किया है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।